गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम सोशल साइंस की क्लास के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 ही कंटिन्यू करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम पढ़ेंगे क्रांतियों का युग। एक ऐसा दौर आया जिसमें ज़्यादातर यूरोप के देशों में क्रांति हुई, जो 1830 से लेकर 1848 के बीच में ये युग रहा। हमने पढ़े थे ना रूढ़िवाद और उदारवाद, दो ग्रुप हमने पढ़े थे, रूढ़िवाद और उदारवाद। ये दोनों ही ग्रुप जो थे काफ़ी आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड जैसे ऐसे कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे। यानी रूढ़िवादी जमने लगे थे और क्रांति शुरू करी उदारवादी लोगों ने, और उनमें मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग शामिल थे, जैसे प्रोफेसर, स्कूली टीचर्स, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार करने वाले। ऐसे लोग इसमें उदारवाद में शामिल हुए जिन्होंने क्रांति की थी रूढ़िवादियों से परेशान होकर। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। हमें याद है ना, मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ा था। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। जो बूर्बो राजवंश था वो रूढ़िवादी से थे, तो उनको उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते। नहीं, फ्रांस में भी कुछ होता है अगर, तो पूरे जितने भी यूरोप में देश है सब में खलबली सी मच जाती है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड्स अलग हो गया था। तो इस तरीके से करके फ्रांस में क्रांति शुरू हुई, लेकिन जैसे फ्रांस में क्रांति शुरू हुई, धीरे धीरे सभी देशों में यूरोप के फैलती चली गई वो क्रांति। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार में ही नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी, एक कल्चर ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम देखते रोमानीवाद को देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, और उसकी जगह भावनाओं, इमोशंस, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाना चाहिए। यानी सबकी साझी संस्कृति होनी चाहिए, वो आधार होना चाहिए किसी भी राष्ट्र को बनाने में। तो इन संस्कृति ने, काव्य ने, गीतों ने, कलाओं ने, चित्रों ने, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक चीज़ और थी, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद, यानी पोलैंड पर जब रूस ने अपना कब्जा कर लिया, तो पॉलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया। पोलैंड के स्कूलों में वहीं की भाषा पॉलिश बोलते हैं उसको, जैसे हमारे हिंदी बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, या उर्दू बोलते हैं, पंजाबी। इस तरीके से पोलैंड की एक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा पॉलिश, वो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। लेकिन जब रूस ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, तो जो स्कूलों में पॉलिश भाषा वहाँ पढ़ाई जा रही थी उसको हटा दिया गया, बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। अब जब रूस ने ऐसा किया तो एक विद्रोह हुआ हथियारों के साथ, जिसे आखिरकार कुचलकर रख दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। अब हम देखें, जब क्रांति होती है ना बेटा, कोई आंदोलन होता है, तो उस समय देश में भूखमरी भी फैलती है, कठिनाइयों का युग हो जाता है और जन विद्रोह भी हो जाता है। तो भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं सब में जनसंख्या में वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगारों से ज़्यादा थी, यानी नौकरी ढूंढने वाले लोग ज़्यादा थे और नौकरियां
कम थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर आ गई थी और भारी भीड़ जमा हो गई, बस्तियां बनाने लगे लोग शहर आकर, गांव से आकर। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। यानी इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, तो वो मशीनों से बना बनाकर कपड़े बेच भी रहे थे दूसरे दूसरे यूरोप के देशों में। तो जो लोग अभी तक डिपेंड करते थे लोगों पर, वो अब उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा और एक अच्छा कंपटीशन हो गया इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, कुलीन वर्ग पढ़े थे ना, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, फ्रांस में पढ़ चुके हैं। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। यानी जहाँ ज़मींदार पावरफुल थे अभी भी, तो वहाँ पर जो किसान उनकी ज़मीनों पे काम करते थे वो अभी भी उनके बोझ तले दबे हुए थे, उनके शुल्कों के यानी उनके टैक्सेस के तले दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गाँव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी, और अगर फसल खराब हो जाए तो और ज़्यादा गरीबी फैल जाती थी किसानों के बीच में। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी भी दी, और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने भी खोले गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे और उसकी सही कीमत नहीं देते थे। बुनकरों को माल तो कच्चा माल देकर कपड़ा तो बनवा लेते थे, लेकिन सही कीमत नहीं देते थे, तो उन बुनकरों ने भी विद्रोह कर दिया था ठेकेदारों के खिलाफ। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठियों पर पहुंची। वो ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ दी गई। इसके बाद ये बड़ी भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी गई, और एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट लिया जहाँ कपड़ा रखा जाता था, और उसे लूट कर तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वो 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो बुनकरों ठेकेदारों में भी झगड़ा फसाद हो गया था, ठेकेदार को भगा दिया गया, और जब पुलिस आई, सेना आई, तो 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। अब हम देखेंगे 1848 में उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की भी एक क्रांति हो रही थी। यानी गरीब मजदूर किसान तो विद्रोह कर रहे थे, लेकिन साथ साथ शिक्षित वर्ग भी क्रांति कर रहा था। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। अभी तक उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे महिलाओं को। आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने बड़ा सक्रिय रूप लिया था, भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बाद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल दर्शकों की तरह वहां पर बुलाया गया। मत अधिकार का फिर भी उन्हें उपयोग नहीं करने दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई।
उदारवादी और रूढ़िवादियों में चल ही रहा था डिस्कशन, बहस चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन इसमें जीत रूढ़िवादियों की। लेकिन फिर भी रूढ़िवादी अपनी नहीं चला पाए, जीत तो हो गई उनकी, लेकिन वो अपनी पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आने लगा था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। यानी उदारवादियों की ही बात माननी पड़ेगी, तभी हम इस चक्र को समाप्त कर सकते हैं जो चल रहा था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। रूढ़िवादियों ने जो ज़मीनी दास थे उनको और जो बंधुआ मजदूर थे उनको ख़त्म कर दिया गया, ये मजदूरी ख़त्म की गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। यानी रूढ़िवादी आए पर उदारवादियों वाला ही रास्ता अपनाया। उन्हें मालूम था कि अगर हम उदारवादियों वाला ही रास्ता अपनाएंगे तो सारी क्रांति दबी रहेगी, दमन का चक्र दबा रहेगा। तो इस तहत उन्होंने भूदासत्व ख़त्म किया, ज़मींदारों के अंडर जो बंधुआ मजदूर थे उनको ख़त्म किया। बेटा ये चैप्टर अभी भी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो उस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी तक जितना चैप्टर पढ़ाया गया है उसको पूरा ध्यान से पढ़ लें, वर्कशीट डाल दी जाएगी, ध्यान से काम करें, स्टडी वेल। ये मत सोचो, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम घर में तो छुट्टियाँ नहीं, बेटा अपना वैसी पढ़ाई करो जैसे 10th के एक बच्चे को करनी चाहिए, ताकि जब बोर्ड हमारा एग्ज़ाम हो तो हम उसमें अच्छे से नंबर लेकर पास हो सकें। अगस्त ऑलरेडी हमारा आ चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपना ध्यान दें पढ़ाई पर, सब बच्चे बहुत ध्यान से हर एक काम को करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान से पढ़ना है, मेहनत करनी शुरू से, ताकि लास्ट में जाकर मेहनत ना करनी पड़े। सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे। ऑल द बेस्ट।